हेलो नमस्कार। सक्षम अकादमी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास संसद। ठीक है, संसद टॉपिक से आपके पास 20 सवाल हैं जो कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इसमें से पहला सवाल आपका जो है वो है किस संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा एवं लोकसभा की सीटों को 2026 तक के लिए नियत किया गया। नियत करने का मतलब होता है फिक्स किया गया। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा पूछ रहा है ये? आपके पास पहला ऑप्शन है 84। ठीक है, पहला ऑप्शन कौन सा है? 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये आपके पास है कब का? ये है आपके पास 2001 का। ठीक है, उसके बाद है 89 है आपके पास, ये है 2003 का। उसके बाद 91 है, ये है आपके पास 2003 का। ठीक है, और उसके बाद है 87 2003 का। ठीक है, इसमें से हमें सही उत्तर ढूंढना है। सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है आपके पास 84 वाला। ठीक है, आपके पास सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब होता है? 2001 में। अब इस संशोधन में क्या चीज़ होती है? दो चीज़ें इस संशोधन की बहुत बेसिक चीज़ होती है। बहुत बेसिक चीज़ है कि पहली चीज़ होती है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है? विधानसभा एवं लोकसभा की सीटों को 2026 के लिए नियत किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है इसमें पहला प्रावधान तो यही हो गया आपके पास। ठीक है, दूसरा है जो भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है उनका निर्धारण किया जाता है किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, तो इस संशोधन के द्वारा जो जनसंख्या का आधार वर्ष लिया गया है, जनगणना का जो आधार वर्ष लिया गया है वो लिया गया है कब? 1991। ठीक है, उसके बाद बात करें हम दूसरे ऑप्शन की तो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ है। ठीक है, किससे है? अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ। ठीक है, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ है। इससे नया अनुच्छेद कौन सा बना है? तो इस संशोधन के द्वारा जो नया अनुच्छेद बना है वो बना है 329A। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपके पास 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत बेसिक है। ये है आपके पास 15% का प्रावधान। ठीक है, 15% का प्रावधान का मतलब क्या है कि लोकसभा और विधानसभा में आपके मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी? उस सदन के कितने परसेंट होगी? 15% होगी। तो ये किस में है? 91। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन है 87वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? ये भी बहुत बेसिक है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या किया गया था? जनगणना का आधार वर्ष कितना किया गया था? 1991 किया गया था। ठीक है, इसमें केवल एक चीज़ बदल दी गई है कि जो इस संशोधन के द्वारा किया गया वो जनगणना का आधार वर्ष कब किया गया? 1991 से बदल करके 2001 किया गया। ठीक है, तो इस सवाल के आपके पास सही उत्तर 84 है और इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास ये वाला है। ठीक है, तो इसके साथ बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। तो बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो भारत की संचित निधि की बात हो रही है। भारत की संचित निधि संविधान के किस आर्टिकल में है? 266 के क्लॉज 1 में। ठीक है, और इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय का मतलब क्या होता है? जिस पर सदन में क्या नहीं होता है? मतदान नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास है और हमने सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके पास कौन सा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से दिया जाता है? ये दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से। कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से। ठीक है, बाकी आपके पास जितने भी संवैधानिक पद हैं, चाहे राष्ट्रपति ले लो, उपराष्ट्रपति ले लो, लोकसभा अध्यक्ष ले लो, लोकसभा का उपाध्यक्ष ले लो, या सभापति, जितने भी आपके पास, चाहे CAG का कार्यालय हो, CAG हो, UPSC हो, तो इन सब का जो खर्च होता है, चाहे वेतन होता है, चाहे भत्ता पेंशन होता है, कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, साथ ही इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि भारत के पास 3 निधियाँ होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी निधियाँ होती है? पहली निधि आती है आपके पास भारत की संचित निधि। दूसरी निधि आती है आपके पास भारत की लोक लेखा निधि। ठीक है, कौन सी निधि आती है? लोक लेखा निधि।
ठीक है, लोक लेखा निधि। और तीसरी निधि कौन सी आती है? पहली निधि तो यही हो गया, ठीक है, दूसरा आपके पास ये हो गया, तीसरी निधि कौन सी हो गई? आकस्मिक निधि, ठीक है। कौन सी निधि आती है? आकस्मिक निधि, ठीक है। लोक लेखा निधि का संबंध किस आर्टिकल से? 266 के क्लॉज 2 के साथ है, ठीक है। और आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड का संबंध किस आर्टिकल से है? 267 के साथ है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर है कौन सा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 है, यदि कोई जनप्रतिनिधि 2 लोकसभा सीट, ध्यान रखना है, कोई आपका क्या है? सांसद है, वो कहाँ? 2 लोकसभा सीट से जीत जाता है, तो उसे कितने दिनों के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आज की डेट पे हमारे पास जो है वो है राहुल गांधी, ठीक है। राहुल गांधी 2 सीटों से जीते हैं, एक जीता है केरल के वायनाड से और दूसरा जीता है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। अब ऐसा नहीं है कि वो जो हमारे जो सांसद है, ठीक है, कौन जो 2 सीटों से जीता हुआ है, उसको दोनों सीट से उसको कार्य करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीट छोड़नी पड़ेगी, या तो जैसे राहुल गांधी के केस में है तो या तो उसे वायनाड छोड़ना पड़ेगा या उसे रायबरेली छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके पास है 14 दिन का, ठीक है। कितने दिन के अंदर उसे एक सीट छोड़नी पड़ेगी? 14 दिन के अंदर उसे एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपके पास? 14 दिन, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो भारत में पहली बार त्रिशंकु संसद कब बनी? 1988, बी ऑप्शन है 1996, सी ऑप्शन है 1998, डी ऑप्शन है आपके पास 1989, ठीक है। तो त्रिशंकु संसद का मतलब क्या होता है? त्रिशंकु संसद का मतलब होता है कि जब भी किसी सरकार को क्या नहीं होता है, एक फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वो क्या बनाता है? गठबंधन की सरकार बनाता है, ठीक है। और उसी गठबंधन की सरकार को क्या कहा जाता है? त्रिशंकु संसद कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में इसका पहली बार जो बनी थी, ये कब बनी थी? 1989 के अंदर, ठीक है। कब बनी थी? 1989 के अंदर बनी थी। 1989 में आपको पता है लोकसभा के चुनाव हुए थे, ठीक है। वहाँ पर जनता दल की सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री उस समय कौन बने थे? वीपी सिंह, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन बने थे उस समय पर? वीपी सिंह, ठीक है। वीपी सिंह गठबंधन की सरकार में बने थे, इसीलिए इसको कहा जाता है कि भारत में पहली बार गठबंधन की सरकार या त्रिशंकु संसद का जो निर्माण होता है वो कब होता है? 1989 में होता है, ठीक है। तो इसी के साथ सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है 30 जून को, ठीक है। क्या मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अंतर संसदीय मंच की स्थापना, अंतर संसदीय मंच की स्थापना होती है। कहाँ पर? पेरिस में। कहाँ पर होती है? पेरिस में। और कब होती है? 1989 को, ठीक है। 1989 को किसकी स्थापना होती है? अंतर संसदीय मंच की स्थापना होती है, इसीलिए अंतर संसदीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाते हैं हम? 30 जून को मनाते हैं, ठीक है। इसके साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। लोकसभा विघटित होने पर कौन से विधेयक व्यपगत नहीं होते हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा विधेयक अगर लोकसभा विघटित हो जाती है? ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जैसे चुनाव से पहले क्या किया गया था, रिजल्ट से पहले जो होता है, तो वहाँ पे क्या किया गया था? प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफ़ा दिया था, ठीक है। और इस्तीफ़ा दिया था तो वो उसको हम क्या कहते हैं कि लोकसभा का विघटन हो जाना, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो कौन सा विधेयक आपका व्यपगत नहीं होता है? ठीक है, व्यपगत का मतलब क्या होता है? व्यपगत का मतलब होता है समाप्त होना, ठीक है, समाप्त होना, समाप्त होना। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लैप्स, ठीक है। क्या कहा जाता है? लैप्स कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए आप, पहला है आपका ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो और लोकसभा में पारित ना हो। कौन सा विधेयक है? राज्यसभा में क्या हो? विचाराधीन हो और लोकसभा में पारित ना हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है दोनों सदनों में पारित हो लेकिन राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा हो। ऐसा विधेयक जो लोकसभा से पारित हो लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन हो।
चौथा ऑप्शन है राज्यसभा से पारित हो और लोकसभा में विचाराधीन हो। तो कौन सा है, कौन सा व्यपगत नहीं होता है? आपके पास केवल और केवल एक ऑप्शन इसका सही है, वो है आपके पास 1 और 2। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या नहीं होगा, व्यपगत नहीं होगा, और ये भी क्या नहीं होगा, व्यपगत नहीं होगा। ठीक है, जो राज्यसभा में विचाराधीन हो और लोकसभा में पारित ना हो। ठीक है, ये क्या नहीं होगा, व्यपगत नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। दूसरा है दोनों सदनों से पारित हो लेकिन राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा हो। ठीक है, ये भी क्या नहीं होगा, व्यपगत नहीं होगा या समाप्त नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 7, पूरक, अतिरिक्त और अतिरेक अनुदान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, पूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, क्या होता है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, अतिरिक्त का मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, और इस अतिरेक का मतलब हो जाएगा एक्सेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सेस। तो पूरक, अतिरिक्त और अतिरेक अनुदान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, इसका उत्तर जानने से पहले इसके 4 ऑप्शन है, तो आप सीधी सी बात कि सही उत्तर तक जा सकते हो अगर आपके पास इनका आंसर है तो। ठीक है, पहला है आपके पास अनुच्छेद 114, ये वाला सीधे हटा ही दो, क्योंकि इसका संबंध किस अनुच्छेद किससे है, विनियोग विधेयक के साथ है। ठीक है, अनुच्छेद 114 का संबंध किससे है, विनियोग विधेयक के साथ है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है एक है आर्टिकल 116। ठीक है, इसको भी अगर हटाना हो तो इसका संबंध किससे है, लेखानुदान से। किससे है, लेखानुदान के साथ। ठीक है, तो इस सवाल का जो हमारे पास सही उत्तर होता है ना, वो सही उत्तर है अनुच्छेद आपके पास 115। ठीक है, अब पूरक अनुदान क्या होता है, अतिरिक्त अनुदान क्या होता है, अतिरेक अनुदान क्या होता है। ठीक है, तो जो आप लगातार क्लास पढ़ते हो पॉलिटी की, तो वहाँ पे इन चीज़ों को बता दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद सवाल नंबर 8, वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग नहीं है? ठीक है, एक मिनिस्ट्री हमारे भारत सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और वो है वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय में कौन सा विभाग नहीं है, कौन सा विभाग नहीं है? पहला ऑप्शन है आपके पास आर्थिक कार्य विभाग, बी ऑप्शन है आपके पास दीपम विभाग, सी ऑप्शन है आपके पास बैंकिंग विभाग, और डी ऑप्शन है आपके पास राजस्व विभाग। ठीक है, तो आपको पता है आर्थिक कार्य विभाग तो होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वही विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये वही विभाग है जो क्या करता है, बजट तैयार करता है। भारत का जो क्या करता है, वार्षिक बजट या जनरल बजट तैयार करता है। तो भारत में वार्षिक बजट कौन तैयार करता है, आर्थिक कार्य विभाग। बजट का संबंध किस अनुच्छेद के साथ है, अनुच्छेद 112 के साथ। बजट को क्या कहा जाता है, संविधान में मूल रूप से क्या कहा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, दीपम विभाग, ठीक है, दीपम विभाग का DIPAMI। ठीक है, इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जितना भी डिसइन्वेस्टमेंट का काम होता है, विनिवेश का काम होता है, वो संभालता है कौन, दीपम विभाग। ठीक है, तो ये विभाग भी अपने आप में वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। उसके बाद एक है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग भी आपके पास क्या है, वित्त मंत्रालय के विभाग के अंतर्गत आता है। तो आपके पास जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कौन सा, बैंकिंग विभाग। तो वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग नहीं होगा इसमें से, वो होगा आपके पास बैंकिंग विभाग। ठीक है, तो इसके बाद सवाल नंबर 9, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? किस बैठक की अध्यक्षता बोल रहा है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता बोला जा रहा है। ठीक है, किसकी क्या बोला जा रहा है, संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक का संबंध संविधान के किस आर्टिकल के साथ है, वो है आपके पास संविधान में कौन सा आर्टिकल है इसके लिए, 108। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, क्या बुलाई जाती है, ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता हो। ठीक है, तो पहला क्या है, 108 में। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस में है, 108 में। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जनरली कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। जो जॉइंट सेशन होता है यानी संयुक्त बैठक, उसकी अध्यक्षता कौन करता है अपने आप में, वो करता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा, तो वो करेगा फिर लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर कौन करेगा, सवाल यही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके पास उपसभापति।
इसका सही उत्तर कौन सा होगा? उपसभापति होगा। क्यों होगा उपसभापति? उपसभापति, अब किसी को मन में सवाल हो कि सभापति क्यों नहीं करता है, तो सीधी सी बात है, ये कहाँ के वो है, लीडर है। ये सभापति भी कहाँ का लीडर है? राज्यसभा का लीडर है। और ये भी कहाँ के लीडर हैं? राज्यसभा के लीडर हैं। आपको पता होगा कि लीडर राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उपसभापति होता है। तो इसीलिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद अगर जिम्मेदारी किसी को सौंपी जाती है तो वो सौंपी जाती है किसको? उपसभापति को सौंपी जाती है, ठीक है। तो इसके बाद सवाल नंबर 10, संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। भारत में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। भारत में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो यही पूछ रहा है कि संसदीय व्यवस्था है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। बी ऑप्शन है नाम मात्र व वास्तविक मुखिया, ठीक है, सही है। तीसरा है द्विसदनीय विधायिका व गोपनीयता, और चौथा है आपके पास डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से हमने क्या बताना है? संसदीय व्यवस्था, इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो संसदीय व्यवस्था को दिखाता है? तो आपको पता होगा संसदीय व्यवस्था के बहुत सारे गुण हैं, उनमें से एक गुण है आपके पास, ठीक है, कार्यपालिका क्या होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। नाम मात्र व वास्तविक मुखिया भी होता है। नाम मात्र मुखिया कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और वास्तविक कौन होता है? वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। उसके बाद द्विसदनीय विधायिका होती है, ठीक है। द्विसदनीय विधायिका का मतलब है कि लोकसभा, राज्यसभा और गोपनीयता, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो गोपनीयता की शपथ आपको दिलाई जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिपरिषद को, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा गोपनीयता की शपथ दी जाती है मंत्रिपरिषदों की, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा आपके पास? उपरोक्त सभी, ठीक है। संसदीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 11 की तरफ आते हैं अब। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है संसद का सत्र 17वां। तो कौन सुमेलित नहीं है? पहला है संसद का सत्र 17वां विघटन, और ये किसमें है? अनुच्छेद 85 बता रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन है आपके पास लोकसभा अध्यक्ष की रिक्त व त्यागपत्र, अनुच्छेद 94, ठीक है। उसका सी ऑप्शन है आपके पास सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाना। सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाना किस संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 102 में। संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते किस में है? अनुच्छेद 107 में, ठीक है। तो इसमें से आपके पास कौन सम्मिलित नहीं होगा? तो ये आपको पता है, ये भी सही है, ठीक है। संसद का सत्र 17वां विघटन कौन करता है? सत्र का 17वां कौन करता है? सत्र पहली बात तो बुलाता कौन है? कॉल कौन करता है? राष्ट्रपति। 17वां कौन करता है? राष्ट्रपति। 17वां का मतलब होता है सत्र को ख़त्म करना, ठीक है। और विघटन का मतलब होता है विघटित करना। तो और ये विघटित भी कौन करता है? याद रखना 3 चीज़ें होती है, एक 17वां, एक होता है विघटन और एक होता है स्थगन, ठीक है। तो ये 2 किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि स्थगन किसके द्वारा किया जाता है? जो सदन का क्या होगा? अध्यक्ष होगा या सभापति होगा, ठीक है। तो ये अपने आप में ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की रिक्ति व त्यागपत्र, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का संबंध संविधान के किस आर्टिकल में है? वो है अनुच्छेद 93 में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 93 के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये भी अपने आप में क्या है? ठीक है। सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाना, तो सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाना भी ये किस अनुच्छेद में है? आपके पास 102 में है, ठीक है। ये भी आपका ठीक आंसर है। तो ऑब्वियस है कि गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। संसद सदस्यों का वेतन व भत्ता, ये 107 में ना होकर किस अनुच्छेद में है? 106 में। ये किस में है? 106 में है, ठीक है। और 107 में क्या चीज़ आ जाएगी? आपके विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया, ठीक है। 107 में क्या आ जाएगा? विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया, ठीक है। इसी के साथ सवाल नंबर 12 पे आते हैं अब।
भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? पता होगा आपको कि भारत में दिल्ली में क्या बनाया है, नया संसद भवन बनाया है, ठीक है। तो उसका उद्घाटन पूछ रहे हैं। तो भारत में नया संसद भवन किसकी जगह पे बना है? किसकी जगह पे बना है? पुराने संसद भवन की जगह पे बना है, ठीक है। तो पुराना संसद भवन का नाम अब क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है संविधान सदन। क्या रखा गया है? संविधान सदन। ये किसका नाम है? जो पुराना जो हमारा संसद भवन था गोलाकार, ठीक है, ये उसका नाम रखा गया है। पूछा गया है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 20 मई 1922 को, दूसरा ऑप्शन है 28 मई 2023 को, सी ऑप्शन है आपके पास 25 दिसंबर 2022 को, और डी ऑप्शन है आपके पास 10 दिसंबर 2020 को सॉरी, ठीक है, 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को होता है इस नए संसद भवन का क्या होता है? शिलान्यास किया जाता है। क्या किया जाता है? शिलान्यास किया जाता है। मतलब इस दिन से काम क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है नए संसद भवन बनने का। लेकिन जब बनकर तैयार होता है तो उसका इनॉग्रेशन या उसका उद्घाटन कब होता है? तो ये उद्घाटन होता है कब? ये होता है आपके पास 28 मई 2023 को, ठीक है। कब होता है? 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया जाता है नए संसद भवन का, ठीक है। नए संसद भवन का आकार पता होगा कैसा है? त्रिकोणाकार है। पुराने संसद भवन का आकार क्या है? गोलाकार है, ठीक है। नए संसद भवन का वास्तुकार कौन था? इसको बनाया किसने है? नया संसद भवन को इसका वास्तुकार है कौन? विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल, ठीक है। इसके वास्तुकार कौन है आपके पास? विमल पटेल है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो संसद भवन है उसमें 2 सदन होते हैं, ठीक है। संसद भवन में कितने सदन है? 2 सदन है। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें फिक्स की गई हैं? अभी कितनी बनाई गई हैं? 888 बनाई गई हैं, ठीक है। और राज्यसभा की कितनी सीटें बनाई गई हैं? यहाँ पर 384 सीटें बनाई गई हैं। लोकसभा की जो थीम है, लोकसभा की थीम का मतलब होता है जो पीछे का है, जो बैकग्राउंड है उसका, ठीक है। लोकसभा की थीम है किसके? मोर के समान, मोर के समान, ठीक है। और राज्यसभा की थीम किसके समान है? कमल के समान, कमल के समान। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कमल के समान। तो नए संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अभी आपके पास ये है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 13 की तरफ आते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 2023 का आयोजन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास भारत में, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन में, सी ऑप्शन है आपके पास कनाडा में, और डी ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है, वो सही उत्तर है आपके पास भारत में। भारत में कहाँ पर होता है ये? उदयपुर में। कहाँ पर होता है? उदयपुर में। अब ध्यान रखना है, ठीक है, ये राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है। यहाँ पर एक शब्द आएगा भारत क्षेत्र। क्या शब्द आएगा? भारत क्षेत्र, ठीक है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया। और कहाँ पर किया गया? भारत में उदयपुर में किया गया, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है राष्ट्रमंडल। तो आपको पता है राष्ट्रमंडल क्या होता है? राष्ट्रमंडल को कहा जाता है कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ कहा जाता है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स आपने सुना होगा, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल वह संगठन है जिसमें कभी कोई देश अगर ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हो तो उन सब को मिलाकर करके एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है आपका राष्ट्रमंडल, ठीक है। राष्ट्रमंडल में वर्तमान में कितने देश हैं? 56 देश हैं राष्ट्रमंडल के अंदर। भारत इसका संस्थापक देश है, ठीक है। 1900 राष्ट्रमंडल कब बना था आपका? 1949 को बना था, ठीक है। इसी से एक जुड़ा हुआ शब्द है राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स इससे पहले कब हुए थे? 2022 में हुए थे, ठीक है। 2022 में कहाँ पर हुए थे? 2022 में कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे, ठीक है, बर्मिंघम में। बर्मिंघम को मतलब है आपका ब्रिटेन। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स आपको पता है प्रत्येक 4 साल में होते हैं। तो इसके बाद कब होंगे? 2026 में होंगे, ठीक है। 2026 में ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावित था इसके लिए, ठीक है। जो मेजबान देश है वो कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। लेकिन अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया ने मना किया है। तो अब ये कयास लगाई जा रही है कि शायद
अगले जो गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स हो वो शायद मे भी भारत में हो, ठीक है। अभी इसका कोई ऑफिशियल डेटा हमारे पास है नहीं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का संबंध इससे है, ठीक है। उसके बाद जो कॉमनवेल्थ में, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर पूछा जाएगा कि सबसे नया सदस्य देश कौन सा जुड़ा है, तो वो जुड़ा है टोगो, ठीक है। कौन जुड़ा है? टोगो, ठीक है। ये सबसे नया सदस्य देश जुड़ा है किसमें? राष्ट्रमंडल में, ठीक है। इसके साथ सवाल नंबर आपके पास 14, भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के किस अधिवेशन में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा था, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने यूएनओ के किस अधिवेशन में भारत को क्या कहा था? मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा था। तो किस अधिवेशन में? पहली बात तो इसको कहा था, कहाँ कहा था? यूएनजीए में कहा था। कहाँ पे कहा था? यूएनजीए में कहा था। यूएनजीए का पूरा नाम क्या है? वो है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जनरल असेंबली, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको कहते हैं। इसका सत्र, इस 76वें सत्र में भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? इसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा था, ठीक। उसके बाद सवाल नंबर 15 की तरफ आते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है। क्या है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में, अभी हाल ही में मार्च में हुआ था। ये शायद 5-6 तारीख को हुआ था, ठीक है, 5-6 मार्च को हुआ था या 4 से 6 मार्च को हुआ था, देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मार्च में हुआ था, इतना आपको पूछा नहीं जाएगा। बस इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो यहाँ से सवाल बनते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ आपके पास, सीधी सी बात है, कहाँ होगा? नई दिल्ली में। हमारा संसद कहाँ है? नई दिल्ली में है, तो ऑब्वियसली है कि नई दिल्ली में ही होगा, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है? इसका जो मेन उद्देश्य है ना, याद रखना, इसको 18 से 25 वर्ष के आयु के बच्चों की जो आवाज़ है वो आवाज़ कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? संसद तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? युवा संसद। 18 से 25 साल के वर्ष के बच्चे इसमें क्या लेते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024, तो आयोजन इसका कहाँ पर होता है? नई दिल्ली में होता है, ठीक है। और ये पहली बार कब हुआ था भारत में? तो पहली बार हुआ था ये 2019 में। पहली बार कब हुआ था? ये 2019 में हुआ था। और 2017 में प्रधानमंत्री ने अपना जो मन की बात कार्यक्रम है, मन की बात कार्यक्रम में इस बात को बताया था कि ऐसा कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ पर हम भारत के यूथ का क्या करें? आवाज़ सुन सकें, उनकी वॉइस को सुन सकें, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 16, ठीक है। कौन सा कथन गलत है? एक है, ए है आपके पास, बी, सी और डी, ठीक है, डी। तो पहला है, प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। तीसरा है, लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम समिति जुड़वा बहन है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास, स्थायी समितियों का चुनाव या नियुक्ति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसमें कौन सा उत्तर गलत होगा? ये आपको पता है, सही है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और सारे के सारे कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, सही है। चाहे लोक लेखा समिति हो, चाहे लोक उपक्रम समिति हो, उसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 सदस्य कहाँ के होते हैं? लोकसभा से, और 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो अपने आप में ये भी सही है, ठीक है। लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम समिति जुड़वा बहन है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था प्राक्कलन समिति। क्या होना चाहिए था? प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति क्या है? उनको क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ये ऑप्शन अपने आप में क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और हमें एक ऑप्शन बताना था कि कौन सा गलत है, तो सीधी सी बात है, कौन सा गलत हो जाएगा? आपके पास सी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी अपने आप में सही है। स्थायी समितियों का चुनाव या नियुक्ति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ये भी अपने आप में ठीक उत्तर है, ठीक है। इसके साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 पे। तो आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17, ठीक है। कौन सा कथन सही है? स्थगन सत्र समाप्त करना होता है, ठीक है। क्या होता है?
स्थगन सत्र क्या होता है, समाप्त करना होता है। ठीक है, संविधान में 3 सत्रों का उल्लेख है। ठीक है, ये भी अपने आप में गलत है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, गलत है। प्रत्येक कोरम सदन का 1/10 सदस्य होता है, ये सही है। प्रश्नकाल भारत की देन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, प्रश्नकाल क्या है, भारत की देन है, ये भी अपने आप में क्या है, गलत है। सीधा क्यों गलत है, क्योंकि प्रश्नकाल नहीं है, शून्यकाल किसकी देन है, भारत की देन है। ठीक है, शून्यकाल किसकी देन है, भारत की देन है। और शून्यकाल की शुरुआत भारत में कब से होती है, 1962 के साथ होती है। ठीक है, 1962 में भारत में शून्यकाल की देन, शून्यकाल शुरू होता है। भारत का नवाचार भी इसको कहा जाता है संसद में। ठीक है, स्थगन सत्र समाप्त करना होता है। स्थगन सत्र समाप्त करना नहीं होता है, सत्र को स्थगन सत्र समाप्त करना होता है तो वो होता है आपके पास सत्रावसान। क्या होता है, सत्रावसान। ठीक है, संविधान में 3 सत्र का उल्लेख है, नहीं है। संविधान में केवल इतना उल्लेख है कि प्रत्येक 6 महीने में क्या होता है, संसद की बैठक बैठनी चाहिए, संसद का सत्र होना चाहिए। तो अपने आप ही गलत हो गया। ठीक है, तो हमारे पास सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, केवल सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये अपने आप में ठीक है। ठीक है, इसी के साथ सवाल नंबर 18 पे आते हैं अब। ठीक है, सवाल नंबर 18 है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। संसद में क्या की जाने वाली, प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, तो इसका संबंध सीधा आपको पता है, ये ए 118 है, बी 120 है, सी 119 है, डी आपके पास 220 है। तो इसका सही उत्तर क्या है, 120 है। ठीक है, संसद में क्या है, आप हिंदी में ही बोल सकते हो, अंग्रेजी में ही बोल सकते हो। लेकिन अगर किसी को हिंदी भी नहीं आ रही, अंग्रेजी भी नहीं आ रही, तो सदन का जो भी अध्यक्ष होगा, चाहे सभापति होगा, उसकी परमिशन से आप क्या कर सकते हो, वो व्यक्ति, वो सांसद अपनी किस भाषा में बोल सकता है, मातृभाषा में भी बोल सकता है। किस भाषा में बोल सकता है, मातृभाषा में बोल सकता है। ये भाषा से संबंधित है। तो संविधान का कौन सा भाग भाषा से संबंधित है, संविधान का कौन सा भाग भाषा से संबंधित है, तो भाग क्या है, 17। भाग कौन सा है आपके पास, 17 हो जाएगा। ठीक है, भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। ठीक है, और राजभाषा के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 343 से लेकर 351 तक है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो सवाल है उसका सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 120। ठीक है, इसके साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। इसके साथ हम सवाल नंबर 19 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, 2024 में भारत में क्या हुए, 18वें आम चुनाव हुए। ए ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपके पास 2024 में भारत में 18वें आम चुनाव हुए। बी ऑप्शन है आपके पास, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1967 में बनी। ठीक है, सी ऑप्शन है आपके पास, संसद राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन है आपके पास, शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री कार्यालय में होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये आपके पास सही है। ठीक है, अब याद रखना ये वाला जो है ये गलत नहीं होना था, ये सही होना था। ये क्या होना था, सही होना था। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही कथन आपका सही है और वो ये वाला सही है। उसके बाद दूसरा जो आपके ऑप्शन है उसका उत्तर ढूंढते हैं, क्या सही उत्तर है उसका। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1967 नहीं 1977 में बनी, जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन है आपके पास, संसद राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। ठीक है, संसद नहीं होगा ये क्या होगा, सांसद होगा। ठीक है, सांसद राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। तो सांसद राष्ट्रपति के समक्ष शपथ कब लेता है, नहीं लेता है। ठीक है, तो ये लेता है कौन, मंत्रिपरिषद। ये कौन लेता है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। और सांसद कब लेता है, जब सदन की पहली बैठक होगी तो वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। प्रोटेम स्पीकर के सामने सांसद शपथ लेता है। ठीक है, उसके बाद शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री कार्यालय में होता है, नहीं। तो ये होता है आपके पास राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, कहाँ पर होता है, राष्ट्रपति भवन में क्या होता है, शपथ ग्रहण होता है, किसका, सरकार का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है सवाल नंबर 20, संसद के सदस्यों की अयोग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपके पास अनुच्छेद 102 में वर्णित है। तो ए ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन का आधार आपके पास क्या है,
बी ऑप्शन का आधार है कि जब भी संसद की सदस्यता या संसद की अयोग्यता डिसाइड हो तो ऐसी कौन सी संस्था है जो उस चीज़ को क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति संसद का सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आज के सवाल हैं 20। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।